हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। तो हमारे आज का टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशन या केंद्र राज्य संबंध। केंद्र जिसको हम संघ के नाम से भी बुलाते हैं, तो संघ राज्य संबंध भी कह सकते हैं और इसको केंद्र राज्य संबंध के रूप में भी हम समझ सकते हैं। इंग्लिश में एक ही वर्ड है, सेंटर स्टेट रिलेशन। इस टॉपिक को शुरू करने के पहले थोड़े से कुछ की फीचर्स हैं, उसको अगर हम देख लेते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत को बेसिकली एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला स्टेट कहा जाता है। संघात्मक राज्य, इंडिया जो है वो एक फेडरल स्टेट है। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो प्रिंसिपली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी ये नहीं कह रखा है कि भारत एक संघात्मक राज्य है। जैसे दूसरे विषयों के बारे में संविधान में स्पष्ट प्रावधान किया गया है, वैसे ही अगर हम संघात्मक व्यवस्था की बात करें तो पूरे भारतीय संविधान में कहीं पर भी क्लियरली ये बात नहीं कही गई है कि भारत एक संघात्मक राज्य है। लेकिन फिर भी हम भारत को एक संघात्मक राज्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान में कुछ ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं जिन प्रोविजन के बेस पे ये स्पष्ट होता है कि भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला स्टेट है। इसी में अगर एक और कड़ी हम यहाँ पर ऐड करें तो हम कह सकते हैं कि 1994 के अंदर एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एसआर बोमई वर्सेस कर्नाटका स्टेट। और उस केस के अंदर ये डिसीजन रहा था कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है। आप लोगों को पता है कि संविधान के संदर्भ में ये मूलभूत ढांचा बहुत महत्वपूर्ण शब्द रखता है। हम हमारे संविधान में परिवर्तन तो कर सकते हैं लेकिन मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं ला सकते। तो मूलभूत ढांचे का ही एक अभिन्न हिस्सा है संघात्मक ढांचा, जो जिसमें कि कभी भी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारत एक संघात्मक राज्य है। और वो संघात्मक कैसे परिलक्षित होता है? तो हम कह सकते हैं कि संविधान के अलग अलग प्रावधानों के आधार पर यह चीज स्पष्ट होती है कि भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला स्टेट है। बाकी संविधान में कहीं पर भी क्लियरली ये मेंशन नहीं किया गया है कि भारत एक संघात्मक राज्य है। इस संघात्मक व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है डिवीजन ऑफ पावर, या जिसको हम कह रहे हैं शक्तियों का विभाजन। अभी अभी हम लोग आगे देखेंगे कि शक्तियों का विभाजन किस तरह से हुआ है। लेकिन भारतीय संघ व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है शक्तियों का विभाजन। और इसी पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे भारत के संघात्मक ढांचे को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की गई है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो संघ है, फेडरल स्ट्रक्चर जो है, वो फेडरल स्ट्रक्चर यूनिट और स्टेट से मिलकर बना है। और यूनिट्स के साथ साथ स्टेट और सेंटर के साथ साथ यूनिट्स दोनों को महत्व दिया, दोनों का महत्व, दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर बनी रहे, इसको ध्यान में रखते हुए सेंटर स्टेट रिलेशन का जो है निर्धारण किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। लेकिन यह भी ध्यान में रखा गया है कि संघ में कौन सा फैक्टर जो है वो ज्यादा पावरफुल रहेगा, वो चीज भी हमें इस केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के माध्यम से पता चलती है। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है, तो हम बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 11 है, 11, उसमें आर्टिकल 245 से लगाकर आर्टिकल 293, अनुच्छेद 245 से 293 तक भारतीय संविधान के अंदर केंद्र राज्य संबंधों यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन का उल्लेख किया गया है। और कितने प्रकार के हैं? तो वो जितने भी प्रकार हैं, 3 मोटे प्रकारों की हम चर्चा करते हैं: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। ये सारे संबंध जो सेंटर और स्टेट के हैं वो आर्टिकल 245 से लगाकर आर्टिकल 293 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिटेल में बताए गए हैं। अब पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों की आवश्यकता क्यों है, क्यों क्यों कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस बात पर चर्चा की गई है। तो पहली बात तो हम लोग क्लियरली कह देते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भारत को इनडायरेक्टली एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला स्टेट बनाया है ना? क्योंकि कहीं पर भी स्पष्ट रूप से तो संघात्मक शब्द का उल्लेख है ही नहीं। लेकिन संघात्मक व्यवस्था को इफेक्टिव बनाया जाए
और उसको इफेक्टिव बनाने के लिए जो प्रोविजंस जरूरी हैं उनको संविधान में बताना जरूरी था। इसलिए पहली बात ये हम बता सकते हैं कि भारत के अंदर केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। दूसरी बात, भारतीय संघ दूसरे फेडरल स्ट्रक्चर वर्ल्ड के अंदर जो दूसरे फेडरल कंट्रीज हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। भारतीय संघ की अपनी एक विशिष्टता है, ये एक यूनिक या स्पेशल फीचर्स अपने अंदर लिए हुए हैं। क्या स्पेशल फीचर्स लिए हुए? तो पहली बात हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय संघ किसी भी एग्रीमेंट या किसी भी ट्रीटी का रिजल्ट नहीं है। भारतीय संघ किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है संघ बनने के दो प्रक्रियाएं हैं, एक सेंट्रीपिटल और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल, जिसको हम कहते हैं एक केंद्रोन्मुखी प्रक्रिया, दूसरी केंद्र विमुखी प्रक्रिया। केंद्रोन्मुखी प्रक्रिया में हम क्या देखते हैं, छोटी छोटी इकाइयां मिलकर आपस में एग्रीमेंट या ट्रीटी करती है और उससे फेडरल का स्ट्रक्चर का या फेडरेशन का निर्माण करती है। और जो दूसरी केंद्र विमुखी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, एक बड़े राज्य के अंदर जब प्रशासन का संचालन करना सुचारू रूप से संभव नहीं होता है तब उसे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो हमारा जो इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो इसी केंद्र विमुखी प्रक्रिया के माध्यम से बना है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जहां अमेरिका या दूसरे संघात्मक राज्य समझौते के परिणाम है, भारतीय संघ किसी भी प्रकार के समझौते का परिणाम नहीं है। इसीलिए जो संघात्मक ढांचा उभर कर आया है उसमें कैसे एक प्रभावी संघ व्यवस्था क्रियान्वित हो, ये संविधान निर्माताओं के सामने एक बड़ा प्रश्न था और इसी को उन्होंने क्लियर करने के लिए केंद्र राज्य संबंधों का प्रावधान संविधान के अंदर किया। दूसरी बात हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भारतीय संघ जिन इकाइयों से मिलकर बना है, जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि इंडियन फेडरेशन का पार्ट हैं, उस संघात्मक राज्य के अंदर किसी भी इकाई को ये अधिकार नहीं है कि वो संघ से पृथक हो सके या खुद केवल अपनी इच्छा पर अपनी सीमाओं में अपनी अपनी जो बाउंड्रीज है उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस कर सके। तो ये कहने का मतलब क्या है, ये हमारे यहाँ पर संघ को मजबूती प्रदान करने के लिए ये अधिकार ये व्यवस्था संविधान के अंदर की गई है और इसी के अनुरूप केंद्र राज्य संबंध क्या कि किस तरह से होंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जब संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं की ये सोच थी कि भारत एक संघात्मक व्यवस्था के रूप में विश्व समुदाय के सामने आए जिसमें संघ की सर्वोच्चता भी बनी रहे, संघ यानी कि केंद्र की सर्वोच्चता भी बनी रहे और इकाइयों को ऑटोनॉमी भी प्राप्त होती रहे, यानी कि जो यूनिट्स है उनको ऑटोनॉमी मिले, वो ऑटोनॉमी ऑटोनॉमस होकर काम करे और साथ ही साथ सेंटर की जो सुप्रीमेसी है वो भी बनी रहे। इसको ध्यान में रखने के लिए सेंटर स्टेट रिलेशंस को क्लियरली डिफाइन करना जरूरी है। तो ये एक और रीजन है जिसके चलते हमारे संविधान में केंद्र राज्य संबंधों को स्थापित किया गया है। और दूसरी बात, जब संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए संघात्मक ढांचे की व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान में की तो दो बातों को उन्होंने अपने अपने जहन में रखा। पहली बात पार्टिसिपेशन, सहभागिता, और दूसरी बात कोऑपरेशन या जिसको हम कहते हैं सहकारिता। यानी कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर रन करेगा इंडिया का भारतीय जो संघात्मक ढांचा क्रियान्वित किया जाएगा उसमें केंद्र और इकाइयां दोनों की समान सहभागिता भी होगी, दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन भी होगा और दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए सहकारिता के सिद्धांत के आधार पर इस संघ को गति प्रदान करेंगे। तो ये दो मुख्य फिलॉसफी जो पार्टिसिपेशन और कोऑपरेशन की है इसको बेस में रखते हुए भारतीय संविधान के अंदर केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। फिर अगर कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो भारतीय संघ जिसको हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये भारतीय संघ किस तरह का है इसको लेकर अलग अलग मत जो भारतीय संविधान विशेषज्ञ हैं, जो भारतीय राजनीति के विशेषज्ञ हैं, उनका एक मत है और ये मत केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर ही निर्मित हुआ है। आप ध्यान से समझना इस पूरी स्लाइड को कि भारतीय संघ किसका नेचर किस तरह का है, वो नेचर को लेकर जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी अलग अलग ओपिनियन है और उस ओपिनियन का बेस यही सेंटर स्टेट रिलेशन है। तो वो ओपिनियन क्या है, तो हम बता सकते हैं कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जिनमें हम पॉल एच एप्पलबी, अलेक्जेंड्रोविच, के संथानम, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, इनका नाम ले सकते हैं। ये पूरी तरह से भारत को एक संघात्मक राज्य मानते हैं।
मतलब इनका इनका ये मानना है कि भारतीय राज्य जो है वो अपने अंदर इस तरह के फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिए हुए है कि इसको हम एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला स्टेट कह सकते हैं। लेकिन कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जिसमें पीटी चाको, कैसी वियर्स, आइवर जेनिंग्स जैसे लोगों का हम नाम ले सकते हैं। इन इन स्कॉलर्स का ये मानना है कि भारत पूरी तरह से संघात्मक राज्य नहीं है, बल्कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। और अर्ध संघात्मक राज्य इसलिए, अर्ध मतलब ये पूरी तरह से फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रहा है, ये कहीं कहीं पर यूनिटरी स्ट्रक्चर को भी फॉलो करता है। और इसी कारण से इस संघ की बहुत सारी इकाइयां या जो यूनिट्स है वो सेंटर पे डिपेंड है। इसीलिए इसको हम प्योरली फेडरल स्ट्रक्चर वाला स्टेट ना कहकर इसको हम सेमी फेडरल स्ट्रक्चर वाला स्टेट कहेंगे, या जिसको हम अर्ध संघात्मक राज्य के रूप में कह सकते हैं। इसी दूसरे मत से जुड़ा हुआ एक और मत है जिसमें जिसके बारे में भी हम बता सकते हैं कि आइवर जेनिंग्स और केसी वियर्स जैसे जो स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि भारतीय राज्य जो है वो कहने को संघात्मक है, लेकिन वो यूनिटरी सिस्टम की ओर टिल्ट किया हुआ है, झुका हुआ है। भारतीय राज्य का जो ढांचा है वो केंद्रीकरण की ओर हमें इशारा प्रदान करता है कि यहाँ की शासन की जो शक्तियां हैं वो सेंटर की तरफ ज्यादा झुकी हुई है बनिस्पत यूनिट्स की। तो ये तीनों जो मत हैं, इन तीनों मतों के पीछे आधार जो है वो यही है कि केंद्र राज्य संबंधों को जिस तरह से डिफाइन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह से केंद्र राज्य संबंधों का प्रोविजन करता है, उसी के बेस पर ये जो सेकंड और थर्ड आर्ग्यूमेंट जो दिया जाता है कि भारत एक सेमी फेडरल स्ट्रक्चर वाला स्टेट है या भारत में यूनिटरी सिस्टम की ओर झुकाव है, इन दोनों लॉजिक का जो आर्ग्यूमेंट है वो इसी सेंटर स्टेट रिलेशन के बेस पर ही दिया जाता है। तो इसीलिए हमको सेंटर स्टेट रिलेशन किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन किए गए हैं उसको जानना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग ये बता सकते हैं, अब जब हम सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करते हैं तो हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन के अंदर सबसे पहले कह सकते हैं कि तीन तरह के संबंध केंद्र और राज्यों के अंदर बताए गए हैं। ध्यान से समझिएगा, भारतीय संविधान के अंदर केंद्र और राज्य के संबंधों को तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला लेजिस्लेटिव रिलेशंस, या जिसको हम कह सकते हैं विधायी संबंध, जो कि संविधान के अनुच्छेद 245 से लगाकर 255 तक ये केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध किस प्रकार के होंगे उनको डिफाइन किया गया है। संविधान का भाग 11 और भाग 11 के चैप्टर 1 के अंदर विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। इसी तरह से दूसरा जो रिलेशन है सेंटर स्टेट के बीच में वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, या जिसको हम बोल सकते हैं प्रशासनिक संबंध। भारतीय संविधान के उसी भाग 11 के अंदर अनुच्छेद 256 से लगाकर 263, आर्टिकल 256 से 263 तक हमारे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस जो कि सेंटर स्टेट के बीच में होंगे उनको डिफाइन किया गया है। और आखिरी जो बात हम बता सकते हैं वो है फाइनेंशियल रिलेशन, या जिनको हम वित्तीय संबंध के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ये वित्तीय संबंध भी भाग 11 के अंदर अनुच्छेद 268 से लगाकर 293 तक जो राजस्व के संग्रहण और वितरण का प्रावधान है वो 268 से 293 तक वित्तीय संबंधों के अंदर बताया गया है। तो हम मोटे तौर पर कितने एरियाज डिवाइड कर सकते हैं? तीन एरियाज के अंदर, विधान के संदर्भ में, लेजिस्लेशन के संबंध में, एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में और फाइनेंस के संबंध में। इन तीन एरियाज के अंदर सेंटर और स्टेट के रिलेशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जो विधायी संबंध है केंद्र और राज्य के संबंध में, वो किस तरह से भारतीय संविधान बताता है। तो जैसे कि अभी मैंने कहा था, भारतीय संविधान का भाग 11 और उसके अंदर अनुच्छेद 245 से लगाकर 255 तक, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में किस प्रकार के विधायी संबंध होंगे उनका उल्लेख किया गया है। अब यहाँ फिर हम इन विधायी संबंधों को चार अलग अलग संदर्भों में, चार कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये जो आर्टिकल 245 से 255 तक जो विधायी संबंध बताए गए हैं उनको किस रूप में, किस फॉर्म के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने रखता है। तो सबसे पहली बात हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि विधायी क्षेत्र में या लेजिस्लेशन के क्षेत्र के अंदर केंद्र और राज्य का ज्यूरिसडिक्शन किस तरह का है। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि विधायी संबंधों में पहला संदर्भ, पहला कंटेक्स्ट ये है कि केंद्र का ज्यूरिसडिक्शन क्या रहेगा
और स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन क्या रहेगा लॉ बनाने के संदर्भ में। तो एक तो ये बात विधायी संबंधों में बताई गई है। दूसरी बात, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है वो बताया गया है। और तीसरी बात, जो राज्य का ज्यूरिसडिक्शन है उस राज्य के ज्यूरिसडिक्शन में, राज्य का मतलब जो यूनिट्स है हमारे इस फेडरल स्ट्रक्चर की, उन यूनिट्स के ज्यूरिसडिक्शन में सेंटर का या केंद्र का इंटरवेंशन किस तरह से रहेगा, ये बताने की कोशिश की गई है। और चौथी बात यहां पर हम लोग ये बता सकते हैं कि जो वापस स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन है कानून बनाने के संबंध में, उसमें सेंटर का कंट्रोल किस तरह का रहेगा। तो 4 एरियाज हैं विधायी संबंधों के संदर्भ में जो कि अनुच्छेद 245 से 255 तक हमारे संविधान में बताए गए हैं। वन बाय वन हम इन चारों कंटेक्स्ट को यहां पर लेने की कोशिश करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, केंद्र राज्य संबंधों में जो पहला रिलेशन है वो है लेजिस्लेशन रिलेशन, या जिसको हम बोल सकते हैं विधायी संबंध। विधायी संबंधों में 4 बातें मुख्य तौर पर बताई गई हैं संविधान के अंदर। पहला, केंद्र और राज्य यानी कि सेंटर और स्टेट्स का ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा लॉ मेकिंग के संदर्भ में। दूसरा, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो। तीसरा, जो ज्यूरिसडिक्शन है स्टेट्स का, उसमें सेंटर को लॉ बनाने का किस तरह से राइट दिया गया है। और चौथी और अंतिम बात, जो स्टेट्स का ज्यूरिसडिक्शन है कानून बनाने के संदर्भ में, उसमें सेंटर का कंट्रोलिंग पावर किस तरह से रखा गया है। ये 4 बातें विधायी संबंधों के संदर्भ में हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पहली, केंद्र और राज्यों के विधान का जो ज्यूरिसडिक्शन है, एरिया या क्षेत्र, वो क्या है। तो यानी कि इनका कानून बनाने का क्षेत्र कितना व्यापक है, कितना ब्रॉड एरिया है, जहां पर सेंटर में पार्लियामेंट और स्टेट के अंदर ये जो विधानमंडल है, लेजिस्लेचर जो है स्टेट्स का, वो किस तरह से कितनी सीमा तक अपने कानूनों को बना पाएगा। पहली बात करते हैं हम संसद की। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि संसद को यानी कि केंद्र की विधायिका को भारत या उसके किसी भी क्षेत्र के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होगा। ये ध्यान रखना, संसद का ज्यूरिसडिक्शन क्या है, पूरा भारत। संसद पूरे भारत के लिए भी कानून बना सकती है या उसके किसी पर्टिकुलर कुछ एरिया या एक एरिया के लिए भी कानून बना सकती है। अभी हम केवल कानून बनाने की बात कर रहे हैं, विषयों की बात नहीं कर रहे हैं। तो संसद जो कानून बनाएगी वो पूरे भारत के लिए भी बना सकती है, उसका एरिया जो है ज्यूरिसडिक्शन जो है वो पूरा भारत भी हो सकता है, भारत का पर्टिकुलर कोई एक एरिया या कुछ एरिया भी हो सकते हैं। तो ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर की गई है। इसी तरह से एक दूसरी बात, जब हम स्टेट की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि राज्य विधान मंडलों को अपने अपने विषयों में अपने अपने राज्य के पूरे राज्य के संदर्भ में या उसके किसी एक क्षेत्र के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की विधानसभा जो है वो पूरे राजस्थान के लिए या राजस्थान के पर्टिकुलर कुछ एरियाज के लिए कानून बनाने का राइट रखती है। इसी तरह से अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु की जो लेजिस्लेचर है वो पूरे तमिलनाडु के लिए या तमिलनाडु के किसी एक एरिया के लिए या पर्टिकुलर कुछ एरियाज के लिए लॉ बनाने का काम कर सकती है। तो ये यही बात ओवरऑल सभी स्टेट्स के ऊपर अप्लाई की जा सकती है। तो ये दूसरा ज्यूरिसडिक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन ने तय किया है। और इसी तरह से सेंटर को, अब यहां पर आप ध्यान रखना, केंद्र की संसद को अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान सौंपा गया है, कुछ एक्स्ट्रा लेजिस्लेचर पावर दिए गए हैं। और वो है कि उस शक्ति के तहत संसद जो है वो भारतीय नागरिकों के और उनकी संपत्ति के ऊपर कानून बना सकती है जो कि कहीं पर भी रह रहे हो। सपोज कोई इंडियन सिटीजन जो है वो यूएस के अंदर रह रहा है या यूके के अंदर रह रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कानून भी इंडियन पार्लियामेंट बना सकती है। यानी कि ये टेरिटरी बियॉन्ड स्टेट है, राज्य के बाहर भी केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है संपत्ति से जुड़े हुए विषयों पर। तो ये ज्यूरिसडिक्शन जो हम बता सकते हैं पहला विधायी संबंधों में कि क्या क्या क्षेत्र होगा संसद का और राज्य विधानमंडल का। लेकिन साथ ही साथ संविधान में यह भी कहा गया है कि ऐसा कौन सा एरिया होगा जियोग्राफिकली भारतीय स्टेट के अंदर या भारतीय फेडरेशन के अंदर कि जहां पर संसद के कानून लागू नहीं होंगे। यहां ध्यान रखना, अभी हमने पहले बिंदु में क्या पढ़ा था, पहले पॉइंट में हमने ये देखा था कि संसद
अपने संघीय सूची के विषयों पर पूरे भारत या किसी क्षेत्र के संबंध में कानून बना सकती है, लेकिन उसके बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ एरियाज ऐसे डिफाइन किए हैं जहां पर संसद के कानून लागू नहीं हो सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं बाउंडेशन के तौर पर। वो कौन से हैं? तो राष्ट्रपति को एक पावर है कि वो 4 यूनियन टेरिटरीज जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, इन 4 यूनियन टेरिटरीज के अंदर शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति खुद नियम बना सकता है ना। और वो नियम संसद के उन नियमों को लागू करने के लिए अगर संसद का कोई कानून बाधक बन रहा है तो राष्ट्रपति उन कानूनों को, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में शासन किया जाता है यूनियन टेरिटरीज में, तो वहां पर संसद के कानूनों को अगर चाहे तो लागू नहीं किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर यह कहा गया है कि राज्यपाल भी, जो कि स्टेट्स का हेड है, एग्जीक्यूटिव हेड है, अगर राज्यपाल भी संसद के किसी कानून को किसी शेड्यूल एरिया में लागू नहीं करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। यानी कि शेड्यूल एरिया की अपनी कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाए रखने के लिए, उन फीचर्स को मेंटेन करने के लिए अगर राज्यपाल चाहे तो केंद्र की संसद की कानूनों को वहां पर लागू नहीं कर सकता है। और इसी तरह से एक और बात जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कही गई है, असम का जो राज्यपाल है वो अपने यहां पर जो ट्राइबल बेल्ट है, उन ट्राइबल बेल्ट पर पार्लियामेंट के कानूनों को लागू करने से इनकार कर सकता है। और इसी तरह से राष्ट्रपति को जो मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में ट्राइबल बेल्ट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेशल राइट मिला हुआ है, उसके तहत वो संसद के कानूनों को वहां पर लागू करने से मना कर सकता है। तो कहने का मतलब, केंद्र और राज्यों के विधायी संबंधों में सबसे पहले यह तय किया गया है कि राज्यों में विधानमंडलों का और केंद्र में संसद का ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा और कहां पर संसद के कानून लागू होंगे और कहां पर नहीं होंगे। इसी तरह से कहां पर राज्य विधानमंडलों के कानून लागू होंगे और कहां लागू नहीं होंगे। ये पहला विधायी संबंध जो संविधान के अंदर उल्लेखित किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम यहां पर अब बताने जा रहे हैं, जिसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ भी चुके हो कई बार, कि और जो आधार है कि भारत एक संघात्मक व्यवस्था है, उसका आधार यही है कि भारत के अंदर केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं, उसमें से जो 7वीं अनुसूची है, उन 7वीं अनुसूची में विधायी विषयों का उल्लेख किया गया है। विधायी विषयों का मतलब क्या है कि केंद्र किन विषयों पर कानून बनाएगी और इकाइयां किन विषयों पर, यूनिट्स या राज्य किन विषयों पर कानून बनाएंगे, इनको क्लियरली डिफाइन किया गया है 7वीं अनुसूची के अंदर। और हम ये भी कह सकते हैं कि आर्टिकल 246 जो है वो इन्हीं विधायी विषयों के विभाजन से जुड़ा हुआ है। जब हम 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बता सकते हैं, हमारे यहाँ पर एक यूनियन लिस्ट है जिसको हम संघ सूची कहते हैं। इस संघ सूची के अंदर मूलतः 97 विषय थे। अभी इसमें अमेंडमेंट करते हुए हम बता सकते हैं कि कुल 100 विषय संघीय सूची के हैं। और संघ सूची के अंदर वो विषय हैं जो पूरे राष्ट्रीय महत्व के हैं। इन राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट यानी कि केंद्र की विधायिका को है। तो एक विषयों का विभाजन ये हम बता सकते हैं संघ सूची के तहत, जिसमें केंद्र को या केंद्र की संसद को राष्ट्रीय महत्व के विषय पर पूरे देश या देश के किसी एक क्षेत्र के संबंध में या कुछ क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है। इसी 7वीं अनुसूची में विषयों का दूसरा विभाजन किया गया है स्टेट लिस्ट के अंदर, यानी कि राज्य सूची के संबंध में। राज्य सूची के अंदर मूलतः 66 विषय रखे गए थे। वर्तमान में संविधान संशोधन के बाद हम कह सकते हैं कि कुल 61 विषय राज्य सूची के अंदर हैं। वो 61 विषय कौन से हैं? जो क्षेत्रीय महत्व के हैं, जिनका एक परमानेंट जिनकी सिग्निफिकेंस है और जो डाइवर्सिटी से युक्त है ना। तो विविधता वाले, क्षेत्रीय और स्थायी महत्व वाले विषयों को राज्य सूची के अंदर रखा गया है, जिस पर कानून बनाने का काम संबंधित राज्यों के विधानमंडल को है। यानी कि राज्य सूची में जो 61 विषय अभी हैं, उनमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो राजस्थान एक राज्य है जिसका विधानसभा केवल राजस्थान के लिए इन विषयों पर कानून बना सकता है।
पंजाब की विधानसभा जो है वो पंजाब के लिए इन विषयों पर कानून बना सकती है, और इसी तरह से जो दूसरे स्टेट्स हैं वहां के विधानमंडल जो है वो अपनी टेरिटरी के लिए अपनी ज्यूरिसडिक्शन में रहते हुए अपने स्टेट के लिए इन विषयों पर कानून बना सकते हैं। तीसरी जो सूची है वो हम कह सकते हैं कोकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। मूलतः इसमें 47 विषय थे, लेकिन अभी हम बात बता सकते हैं कि इसके अंदर 52 विषय है। ये 52 विषय कौन कौन से हैं? तो हम कह सकते हैं कि पूरे संघ की दृष्टि से जो विषय विषय समान महत्व के हैं, या कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें पूरे देश में विविधता के बावजूद एक रूपता लाना जरूरी है, सेम यूनिफॉर्म उनका उन विषयों पर होना जरूरी है, तो ऐसे विषयों को हमारे यहाँ पर कोकरेंट लिस्ट के अंदर रखा गया है। और इस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र की संसद को भी है और संबंधित राज्यों के विधानमंडलों को भी है। लेकिन यदि केंद्र और विधायी राज्यों के अंदर टकराव उत्पन्न हो जाता है तो सुप्रीमेसी केंद्र को प्रदान की गई है, यानी कि संसद समवर्ती सूची के विषयों पर जो कानून बनाएगा वो अंतिम, वैध और मान्य होगा। तो ये तीसरा विभाजन जो है वो हमारे यहाँ पर समवर्ती सूची का किया गया है। और एक चौथा और संविधान में उल्लेख है जिनको हम रेजिडुअल पावर्स या अवशिष्ट सूची के रूप में बता सकते हैं, कि जिन विषयों का उल्लेख यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कोकरेंट लिस्ट के अंदर नहीं है, संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची के अंदर जिन विषयों का उल्लेख नहीं है, उसके बावजूद भी अगर कोई विषय बच जाता है तो वो अवशिष्ट विषय कहलाएगा, वो रेजिडुअल पावर्स कहलाएंगे, और उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सेंटर यानी कि पार्लियामेंट या संसद को होगा। तो ये चार तरह से हमारे यहाँ पर विषयों का विभाजन जो है वो संविधान के द्वारा किया गया है। ये जो पूरा शक्तियों का शासन में विधायी विषयों का जो विभाजन है, हम लोग कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कनाडा की तर्ज पर किया गया है। आप लोगों ने यूएस के सिस्टम के बारे में पढ़ा है, अमेरिका के अंदर भी फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन वहां पर क्या किया गया है कि केंद्र यानी कि सेंटर की जो जो पावर्स हैं उनको तो क्लियरली मेंशन किया गया है, उनको काउंट किया गया है, और रिमेनिंग जितने भी पावर्स हैं वो सभी विषय स्टेट्स को सौंप दिए गए हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पर सेंटर के साथ साथ स्टेट के भी विषयों को क्लियरली मेंशन किया गया है, कोकरेंट लिस्ट भी क्लियरली मेंशन की गई है, और ये क्लियर कहा गया कि इन तीनों लिस्ट के अंदर जो भी विषय नहीं है वो रेजिडुअल पावर्स के रूप में केंद्र के पास में रहेंगे। तो ये जो पूरा पैटर्न है वो हमने कनाडा की तर्ज पर अडॉप्ट किया हुआ है। अब हम लोग बात करें कि अभी हमारे यहाँ पर तीन तरह की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची या कोकरेंट लिस्ट। अगर इन तीनों सूचियों की प्रायोरिटी की बात करें हम, किसका वेटेज ज्यादा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है यूनियन लिस्ट। इनको अगर हम हायरार्की के तौर पर एक सीरियल ऑर्डर में रखें तो ये कहा गया है कि राज्य सूची और समवर्ती सूची की तुलना में महत्व दिया जाएगा संघ सूची को, यूनियन लिस्ट को। इसी तरह से अगर समवर्ती सूची और राज्य सूची की बात आ रही है तो उसमें कोकरेंट लिस्ट को महत्व दिया जाएगा, और तीसरे स्थान पर जो रहेगी वो राज्य सूची रहेगी। तो ये भी एक और एग्जांपल है जो ये बताता है कि समवर्ती सूची को स्टेट लिस्ट से ज्यादा प्रायोरिटी पर रखकर हमारे यहाँ पर फिर केंद्र को मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। राष्ट्रीय महत्व के विषयों के संदर्भ में संघ सूची केंद्र को महत्वपूर्ण बनाती ही है, लेकिन समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची भी केंद्र को ज्यादा ताकतवर बनाने की बात करती है। तो ये दूसरा एरिया है जो हम बता सकते हैं विधायी संबंधों में केंद्र के द्वारा बताया गया है विषयों का विभाजन। तीसरी बात हम लोग यहां पर कर सकते हैं कि राज्य सूची के जिन विषयों पर राज्य कानून बनाती है उसमें केंद्र को किस तरह का पावर दिया गया है, पार्लियामेंट उसमें किस तरह का रोल निभा सकती है। तो सामान्यतः हम क्या कह सकते हैं कि अभी आप लोगों ने देखा कि विषयों का डिवीजन ऑफ पावर किया गया है, विषयों का विभाजन किया गया है, जिसमें राज्य सूची या स्टेट लिस्ट के सभी विषयों पर कानून कौन बना रहा है, केवल स्टेट की लेजिस्लेचर बनाती है। ये तो हुआ सामान्य परिस्थितियों में, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों को पोस्टपोन्ड भी किया जा सकता है या उन्हें संशोधित भी किया जा सकता है। तो वो कौन से एरियाज है, आर्टिकल 249 ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है राज्यसभा, वो राज्य सूची के किसी विषय को नेशनल इंटरेस्ट का घोषित कर दे अपनी 2/3 मेजोरिटी से। ध्यान रखना, राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बना सकता है, राज्य विधानमंडल, लेकिन राज्य सूची के किसी विषय को
अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, और संसद अगर उस पर कानून बनाती है तो वो 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है। तो ये पहला प्रावधान। दूसरा, आर्टिकल 250 की अगर बात करें तो आर्टिकल 250 के अंदर ये कहा गया है कि जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के तहत, तो ऐसी स्थिति में भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। और अगर संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाती है तो वो नेशनल इमरजेंसी की समाप्ति के आगामी 6 महीने तक प्रभावी रह सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 250 नेशनल इमरजेंसी में सेंटर को राइट देता है स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बनाने का। अनुच्छेद 252 आर्टिकल 252 की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेट लिस्ट के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट की लेजिस्लेचर को है, लेकिन यदि किसी सब्जेक्ट पर 2 या 2 से अधिक राज्य, है ना, 2 या 2 से अधिक स्टेट मिलकर अगर सेंटर से ये अनुरोध करे कि ये महत्वपूर्ण विषय है और इस पर कानून संसद के द्वारा बनाया जाए, तो आर्टिकल 252 के तहत राज्य सूची के ऐसे विषयों पर उन राज्यों के लिए जो कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन राज्यों के लिए पार्लियामेंट कानून बना सकती है। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना विशेष बात कि ये जो पावर है आर्टिकल 252 का, स्टेट की रिक्वेस्ट पर ही पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार मिलता है। जो राज्य रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो बाद में भी, यानी कि संसद अगर इस रिक्वेस्ट पर उन राज्यों के लिए कानून बना लेती है तो बाद में भी कोई और राज्य भी अपनी इस प्रकार के प्रपोजल के द्वारा उस कानून को अपने यहां पर इंप्लीमेंट कर सकता है। और अगर ऐसा कोई कानून संसद बना लेती है तो उस पर राज्यों के विधानमंडल को संशोधन करने या उसको उनको रिव्यू करने का अधिकार नहीं होता है। केवल पार्लियामेंट ही उन कानूनों को अमेंडमेंट भी कर सकती है और उनका रिव्यू भी कर सकती है। हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कानून हैं, जो जल अधिनियम है, नगर भूमि अधिनियम है, या प्रदूषण से जुड़े हुए लॉज हैं, जिस पर आर्टिकल 252 के तहत स्टेट सूची के विषय होने के बावजूद पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाए गए हैं। इसी तरह से आर्टिकल 253 ये कहता है कि अगर केंद्र सरकार जो है उनको इंटरनेशनल लेवल पर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज इंडिया को रिप्रेजेंट करने का राइट है। यानी कि ग्लोबली अगर हम देखें, वैश्विक तौर पर देखें, तो इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई एक ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी या इंटरनेशनल एग्रीमेंट करता है जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेट लिस्ट के किसी विषय पर कानून बनाना हो, तो संसद जो है वो आर्टिकल 253 के तहत अंतरराष्ट्रीय समझौते और उन संधियों को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। एनवायरमेंट से जुड़े हुआ या जो अपहरण से जुड़े हुए कुछ कानून जो है, जो हमारे यहाँ पर इस एग्जाम्पल के तौर पर है कि आर्टिकल 253 के तहत राज्य सूची के विषय होते हुए भी केंद्र की संसद ने उन पर कानून बनाया। आखिरी बात हम लोग इस एरिया में बता सकते हैं कि आर्टिकल 356 के तहत जब संवैधानिक आपात लग जाता है तो उस संवैधानिक आपात लगने की स्थिति में भी राज्यों के जिस राज्य में वो संवैधानिक आपात लगा है उस राज्य के लिए राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। आर्टिकल 356 के तहत संवैधानिक आपात लगने की स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर उस राज्य के लिए संसद के द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं। और जब वो आपात खत्म हो जाता है उसके बाद अगर विधानमंडल चाहे तो संसद के द्वारा उन बनाए कानूनों को रहने भी दे सकती है, उनको संशोधित भी कर सकती है और उनको समाप्त भी कर सकती है। तो ये आर्टिकल 249 से लगाकर हम बता सकते हैं कि 356 तक कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। विधायी संबंधों पर जो हम चौथा पक्ष केंद्र और राज्य संबंधों के बीच में बता सकते हैं वो है राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। यानी कि राज्य सूची के जिन विषयों पर राज्य के विधानमंडल कानून बनाने का अधिकार रखते हैं संवैधानिक तौर पर, उन पर केंद्र को किस तरह से नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया है। 3 मुख्य बातें हम इस संदर्भ में बता सकते हैं। पहली बात
कि राज्य सूची के विषयों पर जब केंद्र राज्य के विधानमंडल कानून बनाते हैं तो वो विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात ही कानून का रूप लेते हैं। लेकिन अगर राज्यपाल चाहे तो कुछ विषयों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। तो जब ऐसे विषयों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है तो उन विषयों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केंद्र को प्राप्त हो जाता है। और एक बार अगर कोई विषय राज्य सूची का अगर राष्ट्रपति के पास चला जाता है तो फिर उसके बाद वापस उसको पुनर्विचार के लिए अगर राष्ट्रपति राज्यों को लौटाता है तो वापस वो राज्यपाल के पास न जाकर विधानमंडल के द्वारा पारित होकर पुनः राष्ट्रपति के पास ही जाते हैं। तो कहने का मतलब कुछ विषयों पर राज्यपाल अगर चाहे तो वो राष्ट्रपति के विचारार्थ उन राज्य सूची के विषयों को सुरक्षित रखकर केंद्र को नियंत्रण सौंप देता है राज्य सूची के विषयों को लेकर। इसी तरह से दूसरी बात हम लोग ये भी बता सकते हैं कि राज्य सूची के कुछ विषयों पर कानून बनाने के लिए राज्य विधानमंडलों को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। मुख्य तौर पर हम इसमें बता सकते हैं कि व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर अगर कोई राज्य प्रतिबंध लगाना चाहे और उससे जुड़ा हुआ कोई कानून बनाना चाहे तो वो कानून बनाने से पहले राज्य के विधानमंडलों में उस विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राज्य की कार्यपालिका को राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति या सहमति लेना आवश्यक है। तो ये भी एक नियंत्रण है केंद्र का राज्य विधान के संदर्भ में। और तीसरी बात हम लोग ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 360 के तहत अगर वित्तीय आपात की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वित्तीय आपात के दौरान राज्य के अंदर जितने भी वित्त विधेयक या जो धन विधेयक प्रस्तुत किए जा रहे हैं उन विधेयकों के संबंध में केंद्र राज्यों को निर्देश प्रदान कर सकता है कि राज्यों के वित्त विधेयक या धन विधेयक किस तरह से निर्धारित होंगे, उसमें किस तरह से प्रावधान हो सकते हैं ताकि वित्तीय आपात की स्थिति को पाटा जा सके या जो इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी उससे उसका रिजॉल्व किया जा सके। तो ये 3 एरियाज हैं जहां पर राज्य विधान के संदर्भ में केंद्र को राज्य सूची के विषयों पर नियंत्रण लगाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने 4 बातें देखी केंद्र राज्यों के विधायी संबंधों में। पहला, केंद्र और राज्यों के ज्यूरिसडिक्शन क्या है। दूसरा, केंद्र और राज्यों के अंदर विषयों का विभाजन किस तरह से किया गया है। तीसरा, राज्य सूची के विषयों पर केंद्र की संसद को किन परिस्थितियों में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और चौथा, कि राज्य सूची के विषयों पर केंद्र कब कब और किस तरह से नियंत्रण लगाने का अधिकार रखता है। ये 4 एरियाज ऐसे हैं जो संविधान में केंद्र राज्य संबंधों के विधायी पक्षों को निर्धारित करते हैं। तो ये हमारा पहला पक्ष हुआ केंद्र राज्य संबंधों में विधायी संबंध। अगली क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे केंद्र राज्यों के बीच में जो प्रशासनिक संबंध हैं जो संविधान के द्वारा निर्धारित किए गए हैं उनका अध्ययन हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे।